हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज़ का दूसरा पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, हिंदी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर मैंने लिए हैं और इसमें हम प्रैक्टिस सीरीज़ करते हैं। पहला पार्ट पहले इसका आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और बहुत ही जल्दी हिंदी की आपको लेक्चर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, बहुत ही जल्दी वो PDF कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है कि आपके 20 में से कितने मार्क्स यहां पर आए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं? तो देखिए, भारत में अगर बोला जाए कि भाषा परिवार कितने हैं तो मेनली 4 को बोला जाता है। तो कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं भारत में। इनमें से सबसे बड़ा भाषा परिवार अगर पूछ लिया जाए तो वो है भारोपिया। ठीक है, भारोपिया है, एक है द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपिया, जो कि 73% है। ठीक है, फिर दूसरे पे आता है द्रविड़। ये कितने प्रतिशत पे बोली जाती है? ये लगभग 25% पर बोली जाती है। ठीक है, फिर आती है ऑस्ट्रिक, जो लगभग 1.3% पे, और आखिर में चीनी तिब्बती 0.7% पर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला के अंदर अयोगवाह वर्ण कौन से हैं ये यहाँ पर बताना है। तो जो ये हैं अंग और अंगहा, ये कैसे वर्ण हैं? अयोगवाह वर्ण हैं। देखिए, अयोगवाह वर्ण इनको क्यों बोला जाता है, पहली बात आप इनको समझिए। ये ना तो स्वर है ना ये व्यंजन है, इनको लिखा स्वर के साथ जाता है। ठीक है, जब आप स्वर लिखते हैं तो स्वरों के साथ इनको लिखा जाता है, लेकिन जब इनको बोला जाता है तो इनको आ की मदद से बोला जाता है ना। देखिए, ये बिंदी है और बिंदी के आगे आप आ लगाते हैं, आ धन अंग करेंगे तो अंग आपका बन गया। ठीक है, और अंगहा, तो ये बोले जाते हैं आ की मदद से, यानी कि स्वर की मदद से बोले जा रहे हैं। यानी कि लेखन में ये किसकी तरह है? लेखन में ये स्वर की तरह है, क्योंकि हम इनको स्वर के साथ लिखते हैं। और उच्चारण में ये किसकी तरह है? उच्चारण में ये व्यंजन की तरह है, क्योंकि ये स्वर की मदद से बोले जा रहे हैं। इसीलिए इनका योग ना तो स्वरों के साथ बन रहा है ना व्यंजनों के साथ बन रहा है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी है? वो है कुमुदिनी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं और हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो अगर आपका जो उच्चारण होगा वो सही होगा तो आप वर्तनी भी सही से पहचान जाएंगे। स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए, संधि पहचानने के लिए भी आता है वहाँ पर। तो स्वच्छ शब्द के अंदर इनमें से कौन सी संधि है? यण संधि है। यण संधि कहाँ पर होती है? देखिए, जहाँ पर आप सबसे पहले आपको जो भी शब्द दिया हो आप उसका संधि विच्छेद करें और उसके बाद देखें कि साउंड किस चीज़ का आ रहा है। तो या, रा, ला, वा, जहाँ पर इनका साउंड आ जाता है, इनके ऊपर चाहे कोई भी मात्रा हो, एक के ऊपर एक ही मात्रा हो, चाहे ये वाली मात्रा हो, ठीक है, कोई भी मात्रा हो, अगर या, रा, ला, वा का साउंड आ रहा है तो वो कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। ठीक है, जैसे अगर आपको दिया जाता है कि अत्यधिक है, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? तो अत्यधिक का आप संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन अधिक। तो अत्यधिक, जब आपने संधि विच्छेद करा अति धन अधिक, और फिर जब उनको आपने जोड़ा तो क्या मिला आपको? अत्यधिक मिला, यानी कि या का साउंड आ रहा है। तो या का साउंड आ गया तो वो यण संधि हो गई। ठीक है, जैसे आपको एक शब्द मिला कि मधु आलय। ठीक है, मधु आलय आपको एक शब्द संधि विच्छेद है, आपने उन दोनों को जोड़ा तो आपको मिल गया मधुआलय। तो वहां पर वा का साउंड आ रहा है, यानी कि वो कौन सा शब्द हो गया? यण संधि हो गया। तो आपको संधि विच्छेद और फिर उनको जोड़कर बोलना भी यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, जो भी शब्द आपको मिला। अगर आप स्वच्छ की ही बात करें तो स्वच्छ कैसा होता है? स्वच्छ होता आपका सुधन अच्छ। ठीक है, सुधन अच्छ। तो अगर आप इनको जोड़ें, सुधन अच्छा आपने संधि विच्छेद कर दिया, अगर आप इनको जोड़ें तो ये हो जाएगा स्वच्छ। ठीक है, तो स्वच्छ यानी कि वा का साउंड आ रहा है, तो यारा लावा आ गया, ये यण संधि होगी। अगला है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? देखिए, हम पूरा संधि के बारे में भी पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन सी संधि होती है, कौन कौन से वर्ण मिलकर कौन सी संधि बन जाती है, वो सारा पढ़ेंगे जब हम डिटेल में जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, अभी जो छोटी छोटी बातें थी वो मैंने आपको ऐसी बताई। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय कौन सा होता है? प्रत्यय शब्द के आखिर में लगता है और फिर उसको कुछ और ही उसका परिवर्तन वो अर्थ दे देता है। तो इसके अंदर जो प्रत्यय है वो है इष्ट। ठीक है, कनिष्ठ जो है इसमें इष्ट शब्द प्रत्यय है। किताब किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, भाषा से संबंधित प्रश्न बनते हैं कि ये किस भाषा का है, वो किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको ध्यान में रखने होंगे। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, जो किताब है ये किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है,
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए इनमें से जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है वो आपने बताना है। तत्सम यानी कि जो संस्कृत में जैसे यूज़ होते हैं वैसे ही हिंदी में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे वर्षा, वर्षा कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत का ये शब्द है, और बाकी जो शब्द हैं इनको संस्कृत में कुछ और लिखा जाता है और हिंदी में इनका तद्भव हो चुका है, तो ये तद्भव शब्द है बाकी, ठीक है। आंसू को संस्कृत में क्या लिखा जाता है, तत्सम में अश्रु लिखा जाता है ना, तो ये सारे कैसे शब्द हैं, ये तत्सम शब्द नहीं है, ये सारे तद्भव हैं और ये केवल तत्सम है। तत्सम पहचानने के लिए जैसे अगर आपको देखें, आपको पहले तो इनको याद रखना पड़ता है और कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप देखते ही बता सकते हैं कि ये तत्सम ही होगा। जैसे अगर किसी में त्र शब्द यूज़ हो रहा है या किसी में श शब्द आ रहा है, ठीक है, और री आ रहा है, जहाँ पर ये लगभग कैसे वो शब्द होते हैं, ये सभी संस्कृत शब्द होते हैं, ठीक है, चाहे षटकोण वाली शाह आ रही हो चाहे वाह आ रहा हो, तो ज़्यादातर ये कैसे शब्द होते हैं, ये तत्सम ही होते हैं, ठीक है। और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर के अंदर जाएंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो होती है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ कौन से शब्द होते हैं, जिनको हम खंड नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको अगर हम 2 भागों में बांटेंगे तो किसी का भी कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक कौन होते हैं, उनका अगर हम उनको विभाजित करें तो उनमें से किसी न किसी एक का अर्थ निकल जाता है, उनको यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ उनको कहते हैं जो किसी तीसरे को ही डिनोट करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें, देखिए यहाँ पर बोला व्युत्पत्ति के आधार पर, अगर आपको पूछेगा अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर 5। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया किसके अंदर है यह आपने बताना है। तो श्याम हंसता है, ये कैसा क्रिया है, ये है अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगर आप देखें तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि आपको बाकी तीनों ऑप्शंस में सेम एक सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है और यही ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है, ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अकर्मक और सकर्मक में क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, श्याम हंसता है, तो श्याम जो क्रिया कर रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो वो काम कर रहा है, उसका फल उसी पर पड़ रहा है, ठीक है। श्याम हंसता है तो हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, श्याम पर ही वो कार्य हो रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे शब्द देखें कि रामू खाना खा रहा है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है यहाँ पर मतलब वो है खाना, खाने के ऊपर कर्म हो रहा है, यानी कि कर्म यहाँ पर क्या है, वो है खाना, ठीक है, और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। कर्म का प्रभाव उसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ता, क्रिया के ऊपर पड़ता है। क्रिया यहाँ पर क्या थी, खा रहा है, क्रिया है, और कर्म क्या है, खाना। जो काम यहाँ पर हो रहा है वो खाने का काम हो रहा है, ठीक है, और इसका प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है, ठीक है, तो ये सकर्मक हो गई। और अगर प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े तो वो फिर वो अकर्मक हो गया, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, आप चारों ऑप्शन देखिए, जो आपको 3 आपको सिमिलर दिखेंगे ज़्यादातर, ठीक है, और चौथा ही आपको अलग दिखेगा, अनलेस आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया ना छांटने के लिए बोला जाए। कमल का पर्यायवाची कौन सा है, तो इनमें से कमल शब्द का जो पर्यायवाची है वो है यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन डी उत्पल, ठीक है। तो उत्पल ये कमल का पर्यायवाची है, और बाकी जो 3 पर्यायवाची है, चाहे वो सुमन है, पुष्प है या प्रसून है, ये सभी फूलों के पर्यायवाची हैं, ठीक है, फूल के पर्यायवाची हैं ये शब्द। लेकिन स्पेशली हमने कमल फूल का पूछा तो वो है उत्पल, ठीक है, कमल का पूछा उत्पल। कमल के और कौन कौन से हैं, जैसे एक है कज हो गया, पंकज हो गया, नीरज हो गया, जलज हो गया, ठीक है, अंबुज हो गया, सरोज हो गया, वरिज, इंद्रवीर, राजीव, अरविंद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नीरस का विलोम शब्द क्या होता है, तो नीरस का विलोम शब्द होता है सरस, ठीक है। आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द होगा, तो आशा से बहुत अधिक के लिए होता है आशातीत, यानी कि हमारी आशा से भी बाहर का, आशा से भी परे, जो हमने सोचा ही नहीं उससे भी बाहर हो गया। तो आशा से बहुत अधिक हमें अगर इस चीज़ के लिए एक शब्द का यूज़ करना हो तो वो होता है आशातीत, ठीक है। प्रत्याशित तो वो होता है जिसकी हमने आशा की हो, अप्रत्याशित जिसकी हमने आशा ही ना की हो, और आशावान जो हमेशा अच्छा सोचे या हमेशा जो उम्मीद से भरा रहे। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, वो होते हैं 8 भेद, ठीक है। कितने भेद होते हैं, 8। कौन कौन से, विधानवाचक होता है, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, ठीक है, संदेहवाचक। तो 8 प्रकार के भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, किसके, वाक्य के। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तब होते हैं 3। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में।
मुंह सूखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुंह सूखना मुहावरे का अर्थ है भयभीत होना, ठीक है, भयभीत हो जाना, इसका अर्थ क्या है? मुंह सूखने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें मुंह की बीमारी होना तो इसके लिए मुंह आना शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मुंह का आना। और संकोच करने के लिए क्या बोला जाता है? मुंह चुराना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तेल देखो तेल की धार देखो, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ होता है रुख पहचानना, यानी कि आप तेल देखें फिर उसकी धार देखें, यानी कि चल यहाँ पर क्या रहा है, अभी जो माहौल है वो कैसा है। तो इसके लिए ये जो लोकोक्ति है ये रुख पहचानने के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? अगर आपको कोई कहे कि तेल देखो और तेल की धार देखो, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो रुख पहचानने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, कि आप अपने आसपास देखें क्या चल रहा है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और छंद का दूसरा जो नाम बोला जाता है वो पिंगल बोला जाता है, क्योंकि पिंगल नामक ऋषि ने ही इनकी रचना की थी, ठीक है। जैसे गद्य का नियामक किसको बोला जाता है? गद्य अगर हम रचना करते हैं गद्य की, तो गद्य का जो नियामक होता है वो व्याकरण होता है। उसी प्रकार जो पद का नियामक होता है वो कौन से होते हैं? वो छंद होते हैं, ठीक है। और छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था ऋग्वेद में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पा वर्ग का उच्चारण कहाँ होता है? देखिए पा वर्ग जो होता है, पा फा ब भ भ, इनका उच्चारण होता है होष्ठ से, यानी कि होठों से इनका उच्चारण होता है। अगर आप इनको बोल के भी देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि हमारे होंठ इसमें कार्य में आ रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें का वर्ग की, तो का वर्ग हमारे कंठ से बोला जाता है, ठीक है। चा वर्ग की, चा वर्ग हमारा तालव्य से बोला जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मूर्धन्य से बात करें तो वो हमारा टा वर्ग बोला जाता है, ठीक है। टा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? मूर्धन्य से। दांतों से ता वर्ग आता है और होष्ठ से हमने देख लिया पा वर्ग आता है, ठीक है। राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद हैं कौन कौन से? तो देखिए राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? तो ये है 343 से लेकर 351 तक। और अगर भाग पूछेगा कि भाग कौन सा है, तो ये भाग 17 है, ठीक है। राम भक्त कवियों के काव्य में यहाँ पर में होगा, ठीक है। तो काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो राम भक्त जो कवि हैं उनके काव्यों के अंदर अवधी और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है ये बताना है। तो ये कौन सा होगा? उपमा अलंकार। उपमा कैसा है? उपमा तो हमारा जो अर्थ अलंकार है, ठीक है। आपको पता है कि अलंकार भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो शब्द अलंकार जो शब्द के ऊपर आश्रित होते हैं, और जो अर्थ अलंकार जो कि अर्थ के ऊपर आश्रित होते हैं। इनमें से शब्द अलंकार हैं अनुप्रास, यमक और वक्रोक्ति। ये कौन से हैं? ये शब्द अलंकार हैं। और कौन कौन से हैं? एक होता है श्लेष, तो श्लेष अलंकार भी शब्द अलंकार होता है। उपमा आपको साफ ही पता चल रहा है कि उपमा किसी से तुलना करना, यानी कि अर्थ, ये तो अर्थ के ऊपर बेस्ड है। तो उपमा हो गया, ठीक है, रूपक हो गया, और उत्प्रेक्षा हो गया, अतिशयोक्ति हो गई। ये सारे अलंकार कैसे हैं? ये सभी अलंकार अर्थ अलंकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपमा अलंकार, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 के सभी क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको कुछ बातें समझ में ना आई होंगी, ठीक है। जब हम इसका पूरा लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊँगा तब आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तब तक आप वीडियो को देखें, अपना स्कोर कमेंट करें, और इसकी वीडियो जब भी आती है आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।